अपने पुस्तक मीठे फल की दूसरी कहानी पत्थर के मूरत का भाग आप लोगों के समझ प्रस्तुत। कहते हैं आसमां से प्रेम की बूंदें टपक रही है। कोई बिरला है इन बूंदों का रस मानकर संसार में रोशनी बिखेरता है। ऐसी ही एक घटना एक छोटे से गांव शिवपुर की है। गरीबी में जी रहे जीवनलाल के घर खुशियां उसके टूटे आंगन में नाचने के लिए आती है। उसका बेटा शिव इंजीनियर बन गया था। उसी के रिश्ते के लिए जीवनलाल का मित्र किशन दास उसके घर आता है। देखती है जीवनलाल। कहिए किशनलाल, क्या हाल चाल है? किशन: हाल तो तब ठीक होगा जब तू मेरा बात मान लेगा। जीवनलाल: ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपने मित्र की बात न माने। किशन: तो ये तस्वीर देख, बता लड़की कैसी है। जीवनलाल: ये सब मेरे बस की बात नहीं है। शिव की माँ को दिखाओ, वही तय करेगी। तब तक आवाज देते हुए जीवनलाल: अरे शिव की माँ, जरा इधर आना। दीपति: जी आ गई। तब तक चाय पानी लेकर आती है। तभी किशन: भाभी जी, फोटो देखिए और तय करिए कि लड़की कैसी है। कुछ क्षण तस्वीर देखते ही दीपोती: लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन कामकाजी तो है ना। किशन: अरे भाभी जी, यूं समझिए कि ये लड़की आपके लिए ईश्वर की दुआ है। बहुत मेहनती और गुणी है। दीपोती: तो ठीक है, कल चलते हैं लड़की देखने। किशन: हाँ, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह डाली। जीवनलाल: पर ये भी तो बता दे लड़की किसकी है। किशन: जयपुर के प्रधान श्रीधर की बेटी पार्वती है। जीवनलाल: अरे प्रधान जी के यहाँ चलना है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आखिरकार इतना कहते हुए किशनदास चला जाता है। तभी थोड़ी ही देर में शिव कार्यालय से घर आता है। वो क्षण माँ को मुस्कुराते हुए देख शिव: अरे माँ, क्या बात है, आज तो बहुत खुश हो। दीपति: हाँ बेटा, आज बहुत खुश हूँ। कल जो लड़की देखने जाना है। शिव: माँ, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? मालूम है आज की लड़कियां आते ही हक जमाने लगती है। दीपति: क्या हुआ? वैसे भी हक जमाने का अधिकार तो उसे ही है, तो जमाने दीजिए। शिव: तो ठीक है माँ, जैसी तेरी इच्छा। दीपति: तो ध्यान रहे कल ऑफिस नहीं जाना है। शिव: जी माँ, नहीं जाएंगे। इतना कहते हुए अपने शयनकक्ष में चला जाता है। अगली सुबह सूरज अपनी प्रेममयी छटा बिखेरते हुए आखिरकार शिव का आंगन उस प्रेम से भर जाता है। तभी किशन दास भी पहुंच जाता है। देखते ही शिव: अरे चाचा जी, क्या जम रहे हो? ऊपर से पान की लालिमा कहीं लोगों की नजर न लग जाए। किशन: अरे शिव बेटा, इस बुढ़ापे में भला नजर कैसे लगा सकता है। तब तक जीवनलाल की तरफ देख किशन: अरे मेरे मित्र, चलिए जल्दी करिए। जीवनलाल: पहले चाय पानी तो कर ले। किशन: नहीं नहीं, तू सिर्फ जल्दी कर। तब तक दीपोती तैयार हो जाती है। दीपोती: चलिए भाई, निकलते हैं। आखिरकार गाड़ी पर सवार हो सीधे प्रधान के घर पहुंचते हैं। देखते ही सब के सब स्वागत सत्कार में लग जाते हैं। श्रीधर: अरे जीवनलाल, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। जीवनलाल: बस प्रधान जी, बहुत हो गया। श्रीधर: शिव बेटा, तो खा यार। शिव: बस करिए, बहुत हो गया। तभी प्रधान अपनी पत्नी कौशल्या को पुकारते हुए: श्रीधर, अरे भाग्यवान, बेटी को भेजो। गंगा: जी आ रहे हूँ। तत्क्षण पार्वती चाय लेकर आती है। देखते ही द्विपति अपने बहू को हार पहनाती है। पार्वती चरण छू माँ जी का आशीर्वाद लेती है। द्विपति: मेरे घर का छोटा सा आंगन इस चांद के बिना सूना है। किशन: तो देर किस बात की? पंडित जी, देखे मुहूर्त इसी हफ्ते की। पत्ता देख पंडित जी तारीख बताते हुए: पंडित जी देखिए, पत्रा के हिसाब से 6 तारीख का लग्न शुभ है। किशन: पंडित जी, आपने तो मेरे मन की बात कह डाला। उस क्षण श्रीधर बेटी की तरफ देख: श्रीधर, बेटी जाओ शिव को जरा अपना घर तो दिखा दो। पार्वती: जी बाबूजी। छत पर एक दूसरे से बात करते हुए शिव: पार्वती, तुम्हें मालूम है मेरा घर कच्चा है। पार्वती: इससे पहले तो मेरा घर भी कच्चा ही था। शिव: शादी के बाद आगे पढ़ाई करना है। पार्वती: ये तो कल के समय पर छोड़ दीजिए। शिव: ये तुम्हारी मर्जी पर है, यदि आगे पढ़ने का मन करे तो पढ़िए, अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं है। पार्वती: मुझे आपसे यही उम्मीद थी। शिव: तो ठीक है, चलते हैं। अपना ख्याल रखना और ये फीता आपसे लाल पहनना, काला अच्छा नहीं लगता।
इतना कहते हुए शिव छत पर से नीचे आता है। जीवनलाल, प्रधान जी, आप इजाजत दीजिए। श्रीधर, इजाजत किस बात की, ये तो आपका अपना घर है। इसी बात पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लग वहां से चल देते हैं। आखिरकार सब के सब घर पहुंच आराम करते हैं। अगली सुबह सूरज अपनी छटा बिखेरते हुए मानो यह धरती सुनहली हो गई हो। वो क्षण से ऑफिस के लिए निकलता है। तभी दीपोती, अरे बेटा, शादी का कार्ड ले जाना मत भूलना। शिव, जी माँ, ले लिए हैं। तत्पश्चात अपनी गाड़ी पर सवार हो सीधे कार्यालय पहुंचता है। तभी अपने मित्र राम को देखते ही शिव, राम, देखिए मेरे मित्र, कल ही बारात आने वाली है। कुछ कार्ड तुम बांट दो, बाकी हम पूरा करेंगे। राम, ठीक है, चिंता मत कर, हो जाएगा। इतना कहते हुए गाड़ी पर सवार हो चला जाता है और थोड़ी ही देर में सारे मेहमान रिश्तेदार को कार्ड बांट शिव घर लौटता है। देखते ही दीपोती, शिव, कोई छूटने न पाए। शिव, नहीं माँ, कोई भी नहीं छूटा है, सारी जगह कार्ड पहुंच चुका है। दीपोती, तो ठीक है, हाथ पैर धो लो, भोजन निकाल रहे हो। आखिरकार भोजन कर शिव अपने शयन कक्ष में चला जाता है। अगली सुबह दीपोती के आंगन में खुशियां नाच रही थी। सारी तैयारी जोरों पर थी और थोड़ी ही देर में बारात निकलता है। गाने बजाने से सारा समाज झूम उठा। आखिरकार थोड़ी ही देर में प्रधान जी के द्वार पर बारात पहुंच जाती है। बारातियों का स्वागत जोरों पर थे। तत्पश्चात शादी की रस्म की शुरुआत होती है। शिव और पार्वती सात फेरे के बंधन में बंध सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। विदाई के वक्त नम आंखों के साथ बेटी को विदा करते हुए श्रीधर, बेटी, शिव के आंगन में खुशियां तेरा इंतजार कर रही है। वो क्षण माँ को गले लग भावुक हो जाती है। गंगा, बेटी ये क्या, अब तो तुम शिव के आंगन की रौनक हो। तत्पश्चात गंगा अपने मोहबोली बेटी को विदा करती है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है और थोड़ी ही देर में दुल्हन अपने नए सपनों के घर पहुंचती है। दीपोती, अरे सखी, थोड़ा जगह दीजिए, दुल्हन को आगे बढ़ने दीजिए। तत्पश्चात दुल्हन नए घर में प्रवेश करती है। उच्छर शाम ढलने लगता है। शिव कमरे में प्रवेश करता है। शिव, मैं समझता हूँ अब शर्मा ने भी समय जाया नहीं करना चाहिए। वैसे भी 12 वाली घंटी बज गई है। पार्वती, तो उस घड़ी की तरफ मत देखिए, नहीं तो घंटी बजती ही रहेगी। कुछ क्षण मुस्कुराते हुए शिव अपनी दुल्हन को बाहों में बांध लेता है। आत्ममिलन में आनंद के पसीने टपक रहे थे। उस बूंदों में प्रेमी डूब जाते हैं। अगली सुबह शिव ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। शिव, माँ चल रहा हूँ। द्विपति, अरे बेटा टिफिन लेना मत भूलना। शिव, ले लिए है माँ। इतना कहते हुए गाड़ी पर सवार हो चला जाता है। कार्यालय पहुंचते ही अपने मित्र राम के पास पहुंच शिव, अरे यार, चलिए आज कुछ खरीदारी करना है। राम, अचानक ऐसी क्या खास बात है। शिव, कहते हैं पहले दिन कुछ देना चाहिए, पर मैं कुछ दे नहीं पाया। राम, तो देर किस बात की, चल चला जाए। अंदर गाड़ी पर सवार हो सीधे जौहरी की दुकान पर रुकते हैं और काफी देर के बाद शिव को बाली पसंद आता है। शिव, हाँ, ये बाली मुझे पसंद है, देख यार। राम, हाँ, अच्छा तो है, यह ले लीजिए। शिव, भाई साहब इसे पैक कर दीजिए। आखिरकार अपनी गाड़ी पर सवार हो सीधे कार्यालय पहुंच राम को छोड़ता है। शिव, यार चलते हैं, अब कल मुलाकात होगा। राम, ठीक है मेरे भाई। तत्पश्चात अपनी गाड़ी पर सवार हो सीधे घर पहुंचता है। तभी अपने बेटे को देखते ही दीपोती, अरे बेटा, कार्यालय बंद था, बड़ी जल्दी आ गए। शिव, माँ काम कम था इसलिए जल्दी आना हुआ। इतना कहते हुए शिव अपने कमरे में चला जाता है और देखते ही पार्वती झटपट उठ खड़ी होती है। पार्वती, अरे आप जल्दी आ गए। शिव, वो इसलिए कभी आंखों की प्यास बुझी नहीं है। पार्वती, ओहो, कुछ तो शर्म करो, कोई सुन लेगा। शिव, तुम्हारे आने के पहले शर्म था, अब वो कहीं और चला गया। इतना कहते हुए बाली निकालता है। शिव, देखिए बाली, ठीक तो है ना, ये तो बहुत सुंदर है। शिव, इसकी सुंदरता तो जब तुम्हारे कान। पार्वती, तो लीजिए अब। तत्क्षण पार्वती बाली कानों में। शिव, इस बाली की खासियत और है, नाम की बाली। पार्वती, तब पैदा बाली का ख्याल। तभी मोबाइल की घंटी बजती है। शिव देखते ही, शिव, अरे इस वक्त राम का फोन। तक्षण फोन उठा, बात कर। शिव, हेलो, बोल। हाँ, शिव की बैरिंग टूट गया है, पूरी तरह से गया है। ठीक है, काम रोक दीजिए। राम, ठीक है। झटपट शिव तैयार होने। तभी पार्वती, जरूरी न हो तो
रात हो चुकी है। राम, नहीं जाना, नहीं तो काम रुक जाएगा। माँ पूछेगी तो सोने दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। अंतर गाड़ी पर सवार हो शिव सीधे कंपनी पहुंचता है। तभी देख, अरे परेशान, मुझे समझ रहा है। शिव, ठीक है कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। का मशीन के ऊपरी शिखर पर चढ़ देखता है। तभी बजने लगता है। हट से आवाज देते हुए शिव, राम एक बार पुनः मशीन स्टार्ट करिए। राम, पर यार एक्सल छटक सकता है। शिव, नहीं स्टार्ट करना ही पड़ेगा, बैरिंग का आधा भाग अभी फंसा हुआ है। तभी राम स्टार्ट करता है, लेकिन उसी क्षण टूटा बैरिंग है, जिससे शिव के हाथों में लग हाथ से छूट जाता है। केवल और कहते हुए राम ताल भागता है। अच्छा डॉक्टर पीयू कर तो धैर्य रखिए, फाइनल में ज्यादा है। इमरजेंसी रूप में तब तक खबर मिलती है जीवनलाल अपनी पत्नी दीप और बहू के साथ पहुंचते हैं। कहते हैं, बाबूजी ऐसे ही शिव हार नहीं। अब इस वक्त उसका क्या हाल है? राम, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अभी आते ही होंगे। उस क्षण डेपोती का रो रो का बुरा हाल था। ए देख राम, माँ ईश्वर पर भरोसा है? डेपोती, पूर्ण विश्वास है। राम, तो वही आंसू पोछेगा। तब तक दरवाजा खुलता है। डॉक्टर मेहता बाहर निकलते हैं। राम, डॉक्टर साहब अब शिव का क्या हाल है? डॉक्टर मेहता, देखिए वो खतरे से बाहर है, पर स्पाइनल का एक नस डैमेज होने की वजह से वो अपंग हो सकता है। राम, क्या यह बीमारी ठीक नहीं हो सकता? डॉक्टर मेहता, हो भी सकता है, पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सुधार होने में कितना समय लगेगा? राम, डॉक्टर साहब आप तो शिव से मिल सकते हैं। डॉक्टर मेहता, हाँ क्यों नहीं। सब के सब शिव के पास पहुंचते हैं। दीपवती अपने बेटे को गले लगा रोने लगती है। तभी शिव, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस तरह रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। दीपवती, तेरे आंखों के आंसू भी मैं ले लूंगी बेटा। इतना कहते हुए बेटे को पुनः गले लगा लेती है। तभी एक कोने खड़ी पार्थी को देख शिव, पार्थी ये क्या? उदासी मुझे कमजोर बना देगा, मुस्कुराते रहिए जिससे मैं जल्दी ठीक हो सकूं। उस क्षण डॉक्टर मेहता आखिरी बार चेकअप करके छोड़ देते हैं। डॉक्टर मेहता, हाँ ये दवा नागा नहीं करना है। राम, ठीक है डॉक्टर साहब। शिव अपने परिवार के साथ घर पहुंचता है और शाम की दवा खाकर आराम करता है। अगली सुबह दीपवती बहू को पुकारते हुए, दीपवती बहू मैं खेत की तरफ जा रही हूँ, आज फसलों की कटाई शुरू होने वाली है, तो समय से दवा दे देना। पार्वती, जी माँ जी। तत्पश्चात जीवनलाल अपनी बैलगाड़ी ले खेत की तरफ चले जाते हैं। इधर शिव पुकारते हुए, शिव अरे सुन रहे हो, 12 बजने वाला है, दवा दे दीजिए। पार्वती, मैं सुबह से ही काम करते करते हैरान हो गई हूँ, अपना दवा साथ में रखिए। शिव, दवा देने में कितना समय लगता है? पार्वती, मुझे नहीं पता, अपने लिए खुद ही समय निकालो। शिव, ठीक है कोई बात नहीं। आखिरकार दवा ले आराम करता है। तब तक जीवनलाल अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। तभी द्विपति, बहू दवा तो दे दिए? पार्वती, जी माँ। जाओ भोजन निकालो। पार्वती, माँ जी धो लीजिए, भोजन निकाल रहे हैं। तब भोजन निकालती है। सबके सब भोजन करते हैं। अगली सुबह लाल को खून की उल्टी हो जाती है। देख घबराई होती चिल्लाती पोती, क्यों बेटा, देख तेरे क्या हो गया? खून की उल्टी, इतना जल्दी? व्हील चेयर के बाबूजी, शिव बाबूजी के पास पहुंचता है। शिव, बाबूजी एक जीवनलाल, तू परेशान मत, ठीक हो शिव, फिर ठीक हो जाएगा। आरती मेरा मोबाइल ले आई। आरती, जी ले आ रहे हूँ। तत्क्षण दौड़ते हुए मोबाइल लेकर आती है। तभी शिव अपने मित्र से बात करते हुए, राम, हेलो डॉक्टर, हाँ शिव बोल कैसा है? शिव, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर मेहता को लेकर आ जा। राम, ठीक है, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। आखिरकार थोड़ी ही देर में गाड़ी आकर शिव के दरवाजे पर रुकता है। उस क्षण डॉक्टर साहब को देखते ही शिव, डॉक्टर साहब देखिए न जाने बाबूजी को क्या हो गया। उस क्षण डॉक्टर मेहता चेकअप करने के बाद बाहर निकलते हैं। डॉक्टर मेहता, शिव तुम्हारे बाबूजी का फेफड़ा खराब हो चुका है, इस वक्त लास्ट स्टेज है। इतना सुनते ही शिव भावुक हो जाता है। तभी राम संभालते हुए, राम ये क्या शिव, यदि तुम ही हार मान लोगे तो बाबूजी के ख्याल कौन रखेगा?
डॉक्टर मेहता, हाँ शिव, राम का कहना उचित है। जीवन चक्र की बात है, सुख व दुख आता जाता रहेगा, लेकिन सबसे जरूरी है जीवन जीना है। राम, शिव, डॉक्टर साहब को छोड़ते हुए दवा लेकर आऊंगा। शिव, ठीक है। इतना कहते हुए गाड़ी पर सवार हो चला जाता है। इधर भावुक शिव अपने बाबूजी को गले लग रोने लगता है। तभी जीवनलाल, बेटा, मैं अपने जीवन के अंतिम समय सत्य के करीब हूँ, मुझे मुस्कुराते हुए विदा करो। शिव, माँ जी, देख रहे हो ना, पिताजी न जाने क्यों मुझे क्यों रुला रहे हैं। दीपति, अरे आप भी इतनी जल्दी हताश हो जाते हैं। जीवनलाल, बेटा, अपने कंधे को मजबूत बना, जिससे जीवन का सारा भार हल्का लगे। शिव, हाँ बाबूजी। जीवनलाल, शिव की माँ, तुम्हारी बरसों से इच्छा थी इस कच्चे घर को पक्का बना सकूं। इस जन्म में तेरी इच्छा तो नहीं पूरा कर पाया, मेरे हाथ खाली ही रह गए। मेरा मेहनत गरीबी के बोझ को नहीं ढो पाया। पर इतना याद रखना, कच्चे दियालों में मेरी मुस्कुराहट छुपा हुआ है, लेकिन उसी दौरान पुनः खून की उल्टी शुरू हो जाता है। ये देख घबराहट में सो चिल्लाते हुए शिव, अरे पार्वती जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। पार्वती जी, तब तक जीवनलाल दम तोड़ देता है। ये देख सब के सब बाबूजी के लिपट रोने लगते हैं। खबर मिलते ही राम भी पहुंच जाता है, उत्साह सबको संभालता है। तब तक श्रीधर भी पहुंच झटपट पार्थिव शरीर ले गंगा घाट पहुंचते हैं। किसी तरह स्वयं को शिव संभाल अपने पिता को मुखाग्नि देता है। अगली सुबह अपनी माता को उदास देख शिव, माँ, आप ही मेरी ताकत है, यदि तुम स्वयं को नहीं संभालोगी तो मेरा भी हाल ठीक नहीं रहेगा। दीपति, अरे शिव बेटा, तू तो मेरी आंखों की रोशनी है। तब तक पार्थिव चाय लेकर आ जाती है। दीपति, अरे बहू, कहीं जाने की तैयारी है। पार्थिव, हाँ माँ जी, मेरे बचपन का दोस्त राकेश का जन्मदिन है, वो मुझे लेने के लिए आता ही होगा। शिव, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, माँ जी अकेली है, क्या क्या करेगी। पार्थिव, आप तो है ना, संभाल लेना। दीपति, बहू, बचपन बीत चुका है, पुनः यादों को सजोना दुखद होता है। पार्थिव, माँ जी, मेरी दृष्टि सुख का अनुभव करता है। इतना कहते हुए पार्थिव सीधे राकेश के घर चली जाती है। और देखते ही राकेश, कब से तुम्हारा राह देख रहा हूँ। पार्थिव, राकेश, उस बुढ़िया के चक्कर में देरी हो गया। राकेश, छोड़े सब बातें, चलो केक काटते हैं। आखिरकार केक काटते ही सबके सब तालियां बजाने लगते हैं। उस क्षण सभी अपने पार्टनर के साथ नाचने गाने लगते हैं। राकेश भी पार्थिव के साथ झूम, उसे करते क्या, जल्दी तरक्की मिल गई। राकेश, हाँ, इस अनाथ पर ईश्वर मेहरबान है। पार्थिव, हाल तो मेरा भी हाल है, मेरा जिंदगी भी अपाहिज हो गया है। राकेश, तो देर किस बात की, ये दिल तुम्हारी राह देख रहा है। पार्थिव, इस राह पर मेरा प्यासा हृदय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राकेश, देखते हैं खामोश वक्त कब रंग बदलेगा। पार्थिव, रंग तो बदल चुका है, अब तो सूखे जमीन पर प्रेम का बरसात होना बाकी है। राकेश, वास्तव में बदली छा गया है। पार्थिव, अब बस भी करिए, रात काफी हो चुका है, मुझे जाना होगा। राकेश, चलिए छोड़ देता हूँ। तक्षक गाड़ी पर सवार हो सीधे पार्थिव अपने घर पहुंचते हैं। राकेश, अब अगली मुलाकात कब होगा। पार्थिव, जल्द ही, अब आप जाइए। दरवाजा खुलते ही पार्थिव घर के अंदर कदम जैसे ही रखती है, उस क्षण दीपोती, बहू इतनी देरी तक घर से बाहर रहना अच्छी बहू को शोभा नहीं देता। पार्थिव, तो बंद दरवाजे के भीतर मेरा दम घुटता है। दीपोती, अगर मन न लगे तो माँ बाबूजी से मिलने चली जाओ। पार्थिव, वहां जाकर अपना दुख सुनाओ। दीपोती, ये क्या कह रही हो, आखिर किस बात का दुख है। तभी इसी क्रोध में, माँ इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्थिव, मुझे समझना भी नहीं है, उसे भी मेरी जिंदगी किसी अपाहिज से कम नहीं। दीपोती, जहाँ से मैं देख रही हूँ, अब जाकर तुम्हारा जिंदगी अपाहिज हो गया है, क्योंकि शिव तुम्हारे हृदय में ना रहा। पार्थिव, माँ जी मेरा इंतजार मत करना, वैसे भी आपको अपाहिज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दीपोती, बहू, तुम्हें मेरी आखिरी खुशी है, देख मेरे शिव की तरफ, अब भी उसके रोम रोम में पार्थिव ही समाई हुई है। पार्थिव, माँ जी तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तभी भाविक शिव, माँ इसे जाने दो, इसकी खुशी को हम नहीं छीनना चाहिए। पर पार्थिव, इतना याद रखना, एक किसी तुम्हारे आंखों से आंसू बनकर निकलेगा। उसी रात पार्थिव घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन ये देख दीपोती को गहरा सदमा लगता है। आखिरकार सदमे की वजह से दीपोती चक्कर से गिर जाती है, जिसके उसके सिर पर गहरा चोट लग जाता है। ये देख घबराते हुए शिव अपने मित्र के पास फोन करते हुए, शिव, राम तो जल्दी डॉक्टर मेहता को लेकर घर आ जा, मेरी माँ के सर पर गहरा चोट लग गया है। राम,
चिंता मत कर, अभी आया। अंतराम डॉक्टर मेहता का साथ लेकर अपनी गाड़ी पर सवार हो सीधे शिव के घर पहुंचता है। देखते ही शिव, डॉक्टर साहब जल्दी करिए। डॉक्टर मेहता सिर का गंभीर चोट देखते हुए घबराते हुए, डॉक्टर मेहता जितना जल्दी हो सके इन्हें अस्पताल ले चलिए, सिर पर घाव ज्यादा है, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। तभी कहते हुए द्विपति, शिव बेटा, मृत्यु दरवाजे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। अब ये शरीर मेरे बस में ना रहा। दुख तो इस बात का है कि अपने शिव को अकेले छोड़कर जा रहा हूँ, पर मुझे इस दुख को ही पर तुझे इस दुख को ही सीढ़ी बनाना है। मैं दूर ही सही, पर तेरे कदमों को बल देते रहेंगे। अब इसके आगे का भाग आप लोगों को भाग 2 में मिलेगा।